तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक अग्रवाल। जैसा कि मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप अपना एनपीसीएल इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कीजिए, एनपीसीएल इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कीजिए। सो हेयर आई एम। सो चलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपना एनपीसीएल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो मेरा जो एनपीसीआईएल इंटरव्यू था वो 25 जून 2022 में हुआ था। एंड मैं जो शॉर्टलिस्ट हुआ था वो गेट के बेसिस पे हुआ था। सो आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 40 इन केमिकल इंजीनियरिंग। And currently I am working as a production engineer in Indian Oil Corporation Limited. So मेरा जो इंटरव्यू था वो एनपीसीआईएल मुंबई सेंटर में हुआ था। और एनपीसीआईएल मुंबई सेंटर में आपको फर्स्ट डे पहले तो रिपोर्ट नहीं करना होता है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू डेट आपका जो भी इंटरव्यू डेट है उसी दिन आपको रिपोर्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका इंटरव्यू है 3 जून 2024 को, तो आपको 3 जून 2024 को ही रिपोर्ट करना है एनपीसीआईएल मुंबई सेंटर में, क्योंकि वहां पर कोई भी अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और ना ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसा कि एनपीसीएल के और भी इंटरव्यू सेंटर है। फॉर एग्जांपल जो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, कायगा एटॉमिक स्टेशन है, नरोरा पावर स्टेशन है, इन सब में जो डीवी होता है वो आपका 1 डे बिफोर इंटरव्यू डेट हो जाता है। जबकि मुंबई सेंटर पे ऐसा नहीं होता है। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंस आई एम ए केमिकल इंजीनियर, तो जो भी केमिकल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। क्या क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक अग्रवाल। सो एनपीसीआर इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा ये था कि 25 जून 2022 को मुझे वहां पर 8 o'clock रिपोर्ट करना था मॉर्निंग में। जैसे ही हमने वहां पे रिपोर्ट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहां पर ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सो नो चार्ज एट ऑल। सो जो भी ब्रेकफास्ट होता है वो काफी अच्छा होता है। तो आप ब्रेकफास्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। सो अराउंड 9 o'clock आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 2 स्टेप्स में होता है। तो जो भी मैम और सर वहां पर होते हैं आपको सबको ग्रीटिंग्स करना है वहां पे, लाइक गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। एंड आफ्टर दैट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ये 1 by 1 भी हो सकता है या फिर 2 और 3 मेंबर्स भी हो सकते हैं एक साथ। तो उसमें आपको इतना लोड नहीं लेना। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं जो भी एनपीसीआईएल के मेल में आए हैं, तो आपको इतना वरी होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फॉर योर प्रिकॉशन आप एक या फिर दो जो भी फोटो कॉपी है वो एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की, ताकि वहां पर आपको आसपास रश ना करना पड़े, क्योंकि वहां पे आसपास कोई भी फोटोकॉपी की शॉप नहीं है। तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो भी मुंबई सेंटर में जिनका भी इंटरव्यू है वहां पे आसपास कोई भी मीन्स नियर अबाउट फोटोकॉपी की शॉप नहीं है। तो जो भी आप फोटोकॉपी लेके जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की, एक या दो फोटोकॉपी हर एक सेट एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, जिससे कि आपको वहां पर फिजिबल हो। ओके। सो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको वहां पर कुछ हो सकता है वेट करना पड़े, क्योंकि इंटरव्यू पैनल अबाउट 9 o'clock और 9:30 इन द मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं। और इन फॉर केमिकल इंजीनियर वो आपका 3 इंटरव्यू पैनल थे एट द टाइम ऑफ 2022। तो 2022 में आपको कुछ कोविड गाइडलाइंस भी फॉलो करने पड़े थे। जैसा कि मुझे फॉलो करना पड़ा था कोविड गाइडलाइंस, लाइक फेस मास्क एंड ऑल, क्योंकि उस टाइम पर कोविड थोड़ा चल रहा था, तो इसीलिए कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने पड़े थे। लाइक आई हैड टू कैरी dosing certificate of mine to the NPCIL interview panel, and those who were checking my documents. Okay. So now coming to my interview. So जैसे ही मैं इंटरव्यू पैनल में गया, so there were around 5 to 6 panel members were there, including 1 or 2 female lady. Actually, I have not remembered about that. So फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैं इंटरव्यू पैनल में गया, मैंने उनको गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, इनसे ग्रीटिंग किया। आफ्टर दैट उन्होंने मुझे थोड़ा कंफर्ट फील कराने का ट्राई किया। लाइक अगर मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ जिससे कि मैं उनसे फेमिलियर हो सकूं, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आप किसी एक ऐसे प्लेस पर जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक साइंटिस्ट की पोस्ट पर देखा जा रहा है। तो वहां पर आपको ऐसा नर्वसनेस फील ना हो, तो इसलिए वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आपने एजुकेशन की है एंड ऑल। तो अराउंड 3 to 4 मिनट्स ये चलाता है। एंड दे आस्क्ड शुड वी स्टार्ट नाउ, आर यू कंफर्टेबल। सो आई आस्क्ड यस सर, आई एम कंफर्टेबल। एंड उन्होंने स्टार्ट किया। सो वहां पे व्हाइट बोर्ड था। उन्होंने मुझे
जो भी मार्कर था ले जाके वहां पे बोला कि राइट डाउन योर 4 फेवरेट सब्जेक्ट्स। सो आई राइट डाउन फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर एंड सीआरई। एंड ऑल ऑफ अ सडन दे आस्क्ड फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स, एंड थर्मोडायनामिक्स में उन्होंने पूछा था ब्रेटन साइकिल, रैंकाइन साइकिल, कार्नोट इंजन क्या होता है, कार्नोट इंजन में पीवी डायग्राम क्या होता है, कार्नोट इंजन का क्या एग्जांपल होता है कि कार्नोट इंजन डेली मींस कार्नोट इंजन एक आइडियल है या फिर नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल के लिए आप कैसे एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, और जो पीवी डायग्राम होता है उस पीवी डायग्राम में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये रिवर्सिबल ही क्यों होता है, ये इरिवर्सिबल क्यों नहीं हो सकता है, इरिवर्सिबल होगा तो आपको इसमें क्या बेनिफिट होगा, क्या ड्रॉबैक्स होंगे इरिवर्सिबल होने के। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड from the panel members in the subject of thermodynamics to me. Okay, and then they asked, आपने Rankine और Brayton cycle नहीं पढ़ा? तो since it is not included for the chemical engineering syllabus, so I said, sir, sorry sir, I have not read about this. तो उन्होंने then they switched on to the next subject. Next subject was the heat transfer. So heat transfer में उन्होंने basic से start किया था. Basic पूछा था like what is heat transfer, what is the difference between the heat transfer and thermodynamics, how do you differentiate them. Okay, the third question was asked, what are the different modes of heat transfer and what are the basic difference between conduction, convection and radiation, and what are the basic equation of conduction, convection and radiation. Write down all the equation and explain all the terms in that. Okay, and then they asked me, do you play cricket? So I said yes sir, I play cricket. And then they asked me, tell me the example in the cricket of the conduction, convection and radiation. मीन्स कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का क्रिकेट में क्या एग्जांपल हो सकता है, कैसे आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं क्रिकेट के रेस्पेक्टिव में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को। तो उन्होंने ये पूछा, एंड देन दे गिव मी अ सिनेरियो, सपोज यू हैव अ स्लैब, and in the slab there is some temperature at one side and there is some temperature at different side. So and at the both side, suppose we have a temperature at T1 at the slab one side, and at the other side we have a temperature of T2 degree Celsius. So how do you draw the diagram in the slab, and how do you calculate the rate of heat transfer in the particular slab? Basically I have to derive the equation, and they want to check my energy balance. How do I write the energy balance in that particular scenario? Okay, and then they switched on to the next question. Suppose you have a heat generation in that, then what will be the temperature profile in that? Okay, and then they switch on to the fins. Why we use the fins, why we use the fins, and how do we calculate the fins effectiveness, how do we calculate the fins efficiency, and what are the different factors that fins efficiency and fins effectiveness affected. Okay, so वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे कि फिन एफिशिएंसी और फिन्स की इफेक्टिवनेस इफेक्ट करती है. Okay, then they asked about what are the transient analysis, means transient heat conduction जो होता है उसका टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होता है. सपोज आप बायट नंबर लेस देन 1 करते हैं, अगर बायट नंबर लेस देन 1 नहीं है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होता है, तो ये उन्होंने पूछा था. एंड देन दे स्विच्ड ऑन टू द मास ट्रांसफर. इन द मास ट्रांसफर दे आस्क्ड अबाउट एक्सट्रैक्शन, मींस आउट ऑफ अ सडन उन्होंने एक्सट्रैक्शन पूछा जो कि एक मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं. तो एक्सट्रैक्शन में उन्होंने पूछा कि हाउ डू यू ड्रॉ द इक्विलिब्रियम डायग्राम इन द लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, एंड व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स दैट यू हैव रेड इन द बीटेक. सो इन द बीटेक आपने कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़े हैं एक्सट्रैक्शन के, सो गिव मी 2 एग्जांपल्स. ओके, बेसिकली दे वांट टू चेक माय आई थिंक मेमोराइजिंग स्किल्स कितनी है. ओके, इस एग्जांपल से वो यही जज करना चाहते होंगे. सो आई हैव ड्रॉन द एक्सट्रैक्शन डायग्राम, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन डायग्राम, एंड देन दे आस्क्ड कि इसकी इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन है वो आपने कैसे डिराइव करते हैं. ओके, सो आई डिराइव देम. एंड देन दे आस्क्ड अबाउट डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के एग्जांपल्स क्या है, क्या एप्लीकेशंस होते हैं. और एक स्फीयर है, अगर आप उसको एक रूम में रख देंगे तो स्फीयर को फुल्ली डिसअपियर होने के लिए कितना टाइम लगेगा.
ओके अगर एक सिलेंडर को रखेंगे तो उसको डिसअपियर होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? तो बेसिकली आई हैव टू ड्रॉ और डिराइव ऑल द things associated with them. Okay, and then they one panel members came from the other panel, and they give me a scenario from the fluid mechanics. You have read the pump. Okay, so in the pump basically they have asked first the basic question, what is the pump? Okay, what are the definition of pump? Okay, and then they asked me about draw the pump characteristics curve, and in the pump characteristics curve they told me about कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपने बनाया है ये मैक्सिमा करके ही क्यों बनाया, इसको मिनिमा करके ही बना सकते हैं। और एनपीएसएच अवेलेबल, एनपीएसएच रिक्वायर्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एनपीएसएच रिक्वायर्ड के लिए क्या थ्योरी होती है जो हम एज्यूम करते हैं, और एनपीएसएच अवेलेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आपका कोई भी अगर आपका कोई भी एक वेसल है, वो आपका सपोज कीजिए जो भी आप स्टैंडर्ड हाइट मान रहे हैं उससे ऊपर रखा हुआ है उससे नीचे रखा हुआ है, तो एनपीएसएच अवेलेबल पे क्या फर्क पड़ेगा? एनपीएसएच अवेलेबल ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन में कितना होना चाहिए, अगर आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एनपीएसएच अवेलेबल कितना होता है? तो बेसिकली देयर आर सम क्वेश्चंस दैट दे वर आस्क्ड to me from the pumps and its characteristics curve. Okay, and then they give me a scenario. Suppose you are living in a society at the 10th floor. Okay, and suddenly water shortage is there, so you have to call a water tanker, and water tanker came, so it will supply the water to you at the 10th floor from the ground floor. Then how do you decide that it is gonna supply the water from you फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर? ओके, ग्राउंड फ्लोर से जो 10th फ्लोर तक वाटर सप्लाई कर रहा है टैंक, वो कैसे सप्लाई करेगा ये आप कैसे जज करेंगे? ओके, तो सिमिलरली अगर आपके पास कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आपको एक पंप से किसी सर्टेन हाइट तक अगर पंप करना है किसी भी लिक्विड को, तो आप उसको कैसे पंप कर सकते हैं, कैसे उसको जज करेंगे पहले? तो ये मेरी नॉलेज चेक करना चाहते थे उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि सर एनपीएसएच कैलकुलेट करेंगे, अगर एनपीएसएच अवेलेबल जो भी गिवन एनपीएसएच से ज्यादा होगा देन इट कैन पंप द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 10th फ्लोर। Okay, then they give me a scenario. Suppose you are playing a game. Okay, and suppose you are playing a game and suddenly 2 person came. How do you calculate the probability कि वो 2 person जो आए हैं वो क्रिकेट खेलने ही आए हैं? ओके, सो बेसिकली उन्होंने जो ये क्वेश्चंस थे वो माइंडसेट चेक करना चाह रहे थे कि मैं एक्स्ट्रा थिंकिंग कर पाता हूं कि नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग मेरी कैसी है। एंड देन दे आस्क्ड फ्रॉम द मास ट्रांसफर की कूलिंग टावर क्या होता है? कूलिंग टावर क्या होता है? कूलिंग टावर का जो शेप होता है इस टाइप के शेप का, वो इस टाइप का ही शेप क्यों होता है? इसमें आप फ्लूइड मैकेनिक्स को कैसे एसोसिएट करेंगे? क्या इसकी इक्वेशंस हो सकती हैं? लाइक कूलिंग टावर में जो इक्वेशंस होती हैं वो मास बैलेंस करके लिखी जाती है इक्वेशंस, क्या उसकी इक्वेशंस हो सकती हैं? और कूलिंग टावर आपका यही पर्टिकुलर शेप का ही क्यों होता है? इसमें बर्नौली इक्वेशन कैसे एप्लीकेबल है? और कूलिंग टावर के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं? ओके, देन मेरा इंटरव्यू वहां पे ओवर हो गया था, एंड देन उन्होंने मुझे वहां बैठने के लिए बुलाया और दे चेक्ड माय क्रिटिकल थिंकिंग। दे हैव माय स्कोर कार्ड ऑफ 12th, और 12th में मेरे अच्छे मार्क्स थे फिजिक्स में। सो दे सेड कि यू हैव अ वेरी गुड मार्क्स इन क्लास 12th एट फिजिक्स, so you have a very good knowledge of physics, so let's try this. So उन्होंने पूछा कि what is transformer, what is the difference between the motor and the generator, or what are the similarity between the motor and the generator? एंड सपोज आप इंडिया में एंड यूएसए में तो जो भी करंट अपन सप्लाई करते हैं होम्स में, जो भी हम हाउस होल्ड्स में करंट सप्लाई करते हैं उसका क्या वोल्टेज होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, और क्या करंट होती है, उसका उस करंट की कितनी वैल्यू होती है, तो वो हमें एक टिपिकली वैल्यू बताना था इन इंडिया एज वेल एज इन यूएसए। सो इंडिया का मुझे आइडिया था, तो यूएसए का मुझे आइडिया नहीं था, सो आई सेड कि सर सॉरी आई हैव नो आइडिया कि यूएसए में कितनी वोल्टेज का करंट सप्लाई किया जाता है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज सपोज यू आर लिविंग इन मुंबई, सपोज यू आर कमिंग हियर इन मुंबई एंड यू केम फ्रॉम द दिल्ली, ओके, एंड यू आर डिजाइनिंग अ कूलिंग टावर इन मुंबई एंड यू आर डिजाइनिंग अ कूलिंग टावर इन दिल्ली। ओके, तो जो एफिशिएंट होगा कूलिंग टावर वो दिल्ली में एफिशिएंट होगा या फिर
कूलिंग टावर मुंबई में ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो ये जो बताना था, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, और ये वही स्टूडेंट आंसर कर पाएगा जिसने कूलिंग टावर को थोड़ा डीप नॉलेज में पढ़ा होगा, या फिर कूलिंग टावर के एसोसिएटेड जो भी टर्म है, फॉर एग्जांपल वेट बल्ब टेम्परेचर हुआ, साइकोमेट्रिक चार्ट हुआ, एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर हुआ, ये सारी टर्म्स हैं। वो जो 7 टर्म्स होती हैं, जिन्होंने भी ढंग से पढ़ा होगा उन 7 टर्म्स को, वही इसका आंसर कर पाएगा कि कूलिंग टावर अगर हम डिजाइन करेंगे तो वो कहाँ एफिशिएंट होगा। लाइक मुंबई में एफिशिएंट होगा या फिर दिल्ली में एफिशिएंट होगा, और इसको कैसे डिटरमिन करते हैं। तो मैं एक हिंट दे देता हूं आपको। इसको ह्यूमिडिटी के बेसिस पे डिजाइन किया जाएगा, कि ह्यूमिडिटी जहां पे ज्यादा होगी, ओके, डैश डैश डैश, ओके। तो मैं ये आपको हिंट दे देता हूं, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं कि कहां पर कूलिंग टावर एफिशिएंट होगा, मुंबई में एफिशिएंट होगा या दिल्ली में एफिशिएंट होगा। ओके, तो ये मेरा एनपीसीएल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एनपीसीएल में एक्चुअली वेट लिस्टेड था। एक्चुअली आई वाज वेट लिस्टेड एट 11th प्लेस। सो अगर आपके कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनपीसीआईएल और एनपीसीएल इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वो मैं आपकी सॉर्ट आउट कर सकता हूं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और आपको कोई भी डाउट हो रहा है कि कैसे इंटरव्यू फेस करना है, या फिर कैसे वहां पर नर्वसनेस ना हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको मॉक इंटरव्यूज परफॉर्म करने होंगे। और हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे परमाणु बैच एज वेल एज चयन इंटरव्यू कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि आपको मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपके पास जो भी इंटरव्यू मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सो अगर आपको दोनों के बारे में डिटेल में जानना है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में दोनों के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। हमारी ऐप पर जाकर आप साइन अप करके देख सकते हैं कि दोनों के बारे में डिटेल में कैसे क्या फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, एनी डाउट रिलेटेड टू एनपीसीआईएल और एनी अदर थिंग्स, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ द कमेंट्स। ओके, सी यू।